कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है पंचायत के परिणाम क्या है 2022 की झांकी। जी हाँ, पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने वर्तमान की सरकार को मात दे दी है और आरएलडी के साथ मिल करके उसने ये जंग जीत लिया है। हालांकि ये पंचायत चुनाव के जीतने वालों की सबसे बड़ी तादाद निर्दलीयों की है, जिन्होंने सबके आगे सारी पार्टियों को धत्ता बताते हुए एक अपनी लीड बढ़ा ली है और बना ली है। अब सवाल ये उठता है, इससे इतर की बात करें कि समाजवादी पार्टी ने लीड तो बढ़ा ली है आरएलडी के साथ मिल करके, और भारतीय जनता पार्टी को अपने ही गढ़ में मात खानी पड़ी है, चाहे वो अयोध्या हो, बनारस हो या दूसरे जितने मथुरा हो, काशी हो, सब जगह उसको मात खानी पड़ी है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में भी कामयाब रही है, चाहे वो मैनपुरी हो, इटावा हो, सफाई हो, एटा हो, वो अपना गढ़ बचाने में भी कामयाब रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पंचायत के चुनाव झांकी है और 2022 का जो चुनाव है वो अभी बाकी है, वो पिक्चर देखना भी बाकी है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव नतीजे आ गए हैं, जिनमें से ज्यादातर जिलों में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है, जबकि कई जगहों पर तो सपा के उम्मीदवार बीजेपी पर भारी पड़े हैं। बीजेपी सूबे की सत्ता में रहते हुए भी सूबे के किसी भी जिले में 50% सीटें हासिल नहीं कर सकी है। वहीं सपा अपना दुर्ग को बचाए रखने के साथ साथ बीजेपी के मजबूत इलाकों में बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के लिए सबसे चिंता की बात यह हो सकती है कि पार्टी के समर्थित उम्मीदवार न सिर्फ पश्चिमी यूपी, जहां किसान आंदोलन का असर है, वहां पर बड़े पैमाने पर हारे हैं, बल्कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर जैसी जगहों पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी समर्थित उम्मीदवारों से झटका लगा है। बीजेपी से लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा ने आधिकारिक रूप से पंचायत चुनाव में सिर्फ जिला पंचायत में अपने प्रत्याशी उतारे थे। सूबे के कुल 3050 जिला पंचायत सदस्यों में बीजेपी के 690 उम्मीदवार जीते। समाजवादी पार्टी समर्थित 747 सीटों पर जीत मिली। सपा के सहयोगी आरएलडी को 35 सीटों पर जीत मिली और महान दल को 2 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा बीएसपी को 381 और कांग्रेस को 76 सीटों पर जीत मिली है, जबकि निर्दलियों एवं अन्य को 1156 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में क्या इसे सिर्फ लोकल चुनाव मान के नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या ये कोरोना और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों का असर है? और क्या 2022 में जब यूपी के चुनाव होंगे तो पंचायत चुनाव को कोई संकेत मान सकते हैं? पंचायत चुनाव के नतीजों का असर क्या अगले साल शुरुआत में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, क्या ये एक झांकी है? पंचायत चुनाव क्या एक झांकी है और अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई करिश्मा दिखा सकती है? हालांकि उसके पास अभी बहुत वक्त है, 8 महीने का समय है। सरकार उनकी है, बहुमत की सरकार है, 325 विधायक हैं। अपने की बात करें तो 312 विधायक हैं और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बहुमत की सरकार है। तो ऐसे में कोई भी काम हो सकता है, कभी भी ये बाजी पलट सकती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये बाजी पलट पाने में कामयाब होगी? ये आज सबसे बड़ा सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी इस जीत को बरकरार रख पाएगी, इस ट्रेलर को पिक्चर में कन्वर्ट कर पाएगी? ये भी अपने एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारीफ करा देते हैं।
राजेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। मोहित अहमद साहब हमारे साथ से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा राजेश जी का शुरू करेंगे। राजेश कुशवाहा जी, आपकी टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्या आप इन चुनाव पंचायत का ये जो परिणाम आए हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या एक झांकी है, पिक्चर किसके पूरी होगी? देखिए, अभी ये जो पंचायत चुनाव है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि झांकी है, क्योंकि आप सभी जान नहीं रहे कि इस जो समर्थन के द्वारा लोग जीते हैं उनमें कभी कहीं दलीय निष्ठा प्रतिबद्धता कोई जरूरी नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात है कि इस पंचायती चुनाव ग्रामीण स्तर पे और छोटी छोटी जगहों पे हुए हैं। हाँ, ये जरूर कि भविष्य के लिए ये नेताओं की एक जमात भी तैयार कर रही है। और दूसरी बात, इस पंचायत चुनाव ने ये दिखा दिया है कि जमीन से जो जुड़ा रहेगा वही जीतेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो या किसी भी। देखिए, आपने खुद बताया और डेटा भी कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशियों की बहुत ज्यादा जीत हुई। और निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत का मतलब है कि जमीन से जो भी जुड़ा रहा वही इसमें बाजी मारा। अब जो भी आगे चल के ये चुनाव के और परिणाम को, हाँ ये जरूर है कि भविष्य राजनीतिक पार्टियों को सोचने के लिए ये मजबूर कर दिया कि सब लोग जमीनी जुड़ाव रखें। और आगे चल के हो सकता है अगर जो भी जमीन से जुड़ा रहेगा, जो जमीन से जुड़े हुए लोगों को अपनी पार्टी में प्रमुखता देगा, वो पार्टी जरूर आगे जाएगी। मोइन अहमद साहब, कहाँ खड़े हैं आप? दूर दूर तक आपका कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे साहब, ऐसा है कि इस पंचायत के चुनाव में भाजपा की पोल खुल गई। अब भाजपा वाले मंत्री सबको पकड़ पकड़ के जिला पंचायत सदस्य को कहलवा रहे हैं कि कह दो हम भाजपा के समर्थन से लड़े। जो लोग जीते हैं उनको भी पकड़ के अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमेशा इस तरह का काम करते ही आए हैं और जनता इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है। ये अपने गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होते। आज इस तरह से कोविड महामारी फैली है और उसमें जो लोग मर रहे हैं उसमें सिर्फ भाजपा सरकार की नाकामियां भी है। उन लोगों ने गैस तक नहीं दिया। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का मौका मिला, लोग मर रहे हैं और गांव में कौन जा रहा है, कौन डॉक्टर देख रहा है? बड़ी बदकिस्मती है और बहुत बुरा हाल है। पब्लिक तो इनको अब देखना नहीं चाहती। और ये भी बता दूं मैं, आप सुल्तानपुर में 48 सीट है, 3 तो क्लियर कट कांग्रेस का जीता है। कहिए मैं नाम बता दूं, एक राणा है जिला अध्यक्ष का, एक ओपी सिंह है और एक राजकुमार है। ये 3 तो कांग्रेस के सपोर्ट से लड़े हैं, चौथा भी अपने को कांग्रेसी कह रहा है। अब 4 भाजपाई के समर्थन से जीते हैं, वो भी पूरे भाजपाई नहीं है, मगर उनको और लोगों को भी डोरा डाल रहे हैं कि भैया आ जाओ। इन्होंने टिकट सर्टिफिकेट तक न देने की बात ठान ली थी। जहां जहां आंदोलन हुआ है वहां वहां अधिकारियों ने सर्टिफिकेट दिया है। जहां बेचारे खामोश रहे वहां उनको वंचित कर दिया, जीते हुए कैंडिडेट को वंचित कर दिया। आंदोलन करने पर, एहतजाज करने पर तो सर्टिफिकेट दिया है। ये भाजपा का रोल है। क्यों नहीं अपने कारनामे पे पछतावा, शर्म क्यों नहीं खा रही है? कोविड में आप गैस नहीं लगा, इतना बड़ा हिंदुस्तान जिसका मतलब पूरा वो है, किसान बैठे हुए हैं वहां, इनको वोट देंगे। किसान आंदोलन में सब बैठे हैं। आखिर आरएलडी जीती ना, किसान आंदोलन के सपोर्ट से जीती है। किसान आंदोलन न होता तो आरएलडी की ये रिजल्ट था। तो मैं इस बात को जानता हूं कि अब इनका खात्मा है और ये अभी अपने काम पे शर्मिंदा नहीं है। ये झुक्कियों की नहीं है, ये फाइनल है। अब जो भी आएगा इससे बुरा हाल होगा। जी, अब बहुत दिन तक इनको ढोया है, अब तो सबकी आंख खुल गई। अभी तक आंख नहीं खुली थी मोदी के लच्छेदार भाषण
कि हो सकता है सच बोल रहा हो सकता है आगे कुछ काम आवे, मगर इसी उम्मीद पर लोग देते गए। मगर इन्होंने तो आज शमशान में भीड़ लगा दिया है, लोग पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है मोहित साहब, आएंगे आपके पास में। पंडित अनिल झा याद साहब कर दिया जी। ठीक है मोहित साहब, आपकी बात हो गई। पंडित अनिल झा साहब, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो जी जी आपका जी क्या कहेंगे आप? क्या ये पंचायत के चुनाव झांकी है? अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वकर्मा जी, आप सही कह रहे हैं। ये एक झांकी है। ये झांकी उसका है कि जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 साल इस सरकार को बीते हुए हो गए 325 सीटें दी, और इन्होंने जो डिलीवरी किया जनता के लिए, ये उसका झांकी है। ये झांकी 7 साल जो केंद्र में सरकार है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और जिस राज्य में चुनाव होता है वहां जाके भीख मांगते हैं कि डबल इंजन की सरकार दोगी तो उस राज्य को ज्यादा विकास होगा। ये उसकी झांकी है। निश्चित ही 2022 की झांकी है, लेकिन हम लोग अति उत्साहित नहीं है। ये एक ट्रेंड मिला है हम लोगों को। हम लोगों को अभी और अधिक मेहनत करना होगा, और 2022 में कड़ा मुकाबला है, जिसको हम लोग सब लोग मिलकर जनता के बीच में जाएंगे। सारे मुद्दे जो अभी तक जिन जिन में ये नाकाम रहे हैं, वो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जाएंगे, उसको बताएंगे, और अपने जो हमने पिछले 12 से लेकर 17 तक जो हमारे सरकार में अखिलेश जी के द्वारा कार्य हुए हैं उसको बताएंगे, और 22 से लेकर 22 में आने के बाद जो हम लोग कार्य करेंगे उस कार्यक्रम को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। मुझे विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी और अखिलेश जी दोबारा इस प्रदेश को संभालेंगे, और प्रदेश संभालते अखिलेश जी के इस प्रदेश का उत्तम प्रदेश के रूप में विकास होगा। जी मैं राजेश कुशवाहा जी के पास चलूंगा। राजेश कुशवाहा जी, आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझनी है। सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ की बात करें, अयोध्या जो विश्व विख्यात नगरी बन गई है, जहां पर हजारों करोड़ रुपए लगाए गए, वहां पर काशी, मथुरा, ऐसी जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी को लीड दिलाते हैं, यहाँ पर इनकी हार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हार जीत अभी मैंने जो बात कही पार्टी दल पे न देखा जाए सर। इनसे जुड़े हुए जो बात की, पार्टियों ने अपना एक प्रभाव जरूर इसमें देखने को मिला कि सब अपने समर्थन जुटाने की बात कही, लोगों ने अपनी बात की। हाँ, जिन्होंने जिस कैंडिडेट को समर्थन दिया उस कैंडिडेट का हो सकता है उस उम्मीदवार की उतनी जमीनी पकड़ न रही हो। कई जगह ये देखा गया जिसको देना चाहिए था, जो डिमांड हो रही थी जिसकी उम्मीदवार की, उसको न देके एक प्रभावशाली आदमी को दे दिया गया, व्यक्ति को। तो चुनाव में मैंने ये बात शुरू से कह रहा, पंचायत चुनाव सर पहले वाले चुनाव से ये तो फिर संगठनात्मक फेल्योर कहलाएगा ना, कि जिसको संगठन का जरूर संगठन जो माना जाता है भाजपा को संगठन के लिए, तो वो संगठन जरूर इनके कहीं ना कहीं इनका फेल्योर है। ये पूरी तरह से ही माना जाएगा कि संगठन को इनको देखना होगा, बीजेपी को भी, कि इस चीज में कि अपने संगठन में कहाँ कमी रहेगी, जो जिनको समर्थन दिया वो हार गए। टीम का उनके पन्ना प्रमुख राजेश कुशवाहा जी, पन्ना प्रमुख और से लेकर के तमाम इनके संगठन के साथी हैं, संगठन के महामंत्री हैं, उसके नीचे 2 मंत्री हैं, और पूरा विशाल पार्टी है। वो संगठन विशाल संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके साथ साथ में आरएसएस, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ, और पंचायत में ये दुर्दशा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, संगठन की बात करेंगे तो संगठन अब एक चीज किसी न किसी एक इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है सर। एक भी सीढ़ी अगर मिस करेंगे तो संगठन वहां धराशायी हो जाएगा। तो सोपान दर सोपान में जहां ये धराशायी हो, उस चीज को पहचानना होगा इन्हें भी, और कहीं ना कहीं तो मिसिंग है कुछ। आप चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब कि जिसको समर्थन दिया उस पर कहीं ना कहीं आपने विश्वास जताया, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। हाँ, बाकी पार्टी अब से आगे निकल गई, वो सफल होगी क्योंकि उन्होंने सही ढंग से उम्मीदवारों का चयन किया। पहले भी मैंने इस बात की कि उम्मीदवार का अगर चयन सही, राजेश जी, क्या सिर्फ सही उम्मीदवारों का चयन ही ये परिणाम दिखा रहा है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं? देखिए सर, पंचायत चुनाव में 2 से कम्युनिटी बेस्ड भी होता है, समुदाय पे भी बेस्ड करेगा, और थोड़ा जाति का तो फर्क पड़ेगा ही। कास्ट वोटिंग होती है, लेकिन साथ में ये केवल कास्ट वोटिंग के अलावा नहीं, बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी। अगर आपने इधर कई चीजें देखिए, कोविड महामारी का भी प्रभाव है सर, और महंगाई का भी प्रभाव है। इन 2 चीजों से नकारा नहीं जा सकता। और ये जो राष्ट्रीय मुद्दे बन गए हैं, इन मुद्दों से थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा है पार्टियों पे। पर पंचायत चुनाव को लेकर के हम जो चल रहे थे, बिल्कुल की आसानी से ये लोग जीतेंगे, इनके संगठन के आधार पर नहीं, संगठन के साथ जुड़ाव होना चाहिए जमीनी लोगों से।
गांव गांव से। पार्टी, भाजपा पार्टी शहरों में जरूर बहुत मजबूत है, लेकिन गांव में अभी इनको बहुत काम करना है। नहीं राजेश जी, तो क्या हम ये मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घर घर गैस पहुंचवाई, सुकन्या योजना चलाई, तमाम योजनाएं जो चलाई, जिसको 2014, 2017, 2019 में जिसका फायदा मिला, तो क्या वो योजनाएं अब परवान नहीं चल पा रही है, वो कामयाब नहीं हो पा रही है? सर, वो पिछली योजनाएं सब बीत गई, अब नई योजना लेके आना होगा, क्योंकि भीड़ की याददाश्त, सरकारी मकान जी, भीड़ की याददाश्त बहुत ज्यादा दिन तक रहने, लाभ लिया, लाभ खत्म, उसके बाद कुछ दिन तक याद रहता है, उसके बाद बहुत दिन याद नहीं रहता है। अब इनको नया कुछ करना होगा, जो इस समय जो बड़ी मुसीबत है उससे सामने कैसे मिलकर लड़े, ये बड़ी बात। आप कौन से 2-3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जो इसमें देख रहे हैं? मैं आपको बता सकता हूँ। क्या ये जो कोरोना काल की महामारी चल रही है उसका असर है? क्या जो पिछले समय किसान आंदोलन हुआ उसका असर है? और कौन कौन से मुद्दे आप देख रहे हैं जो इसमें हावी रहे? इसमें सबसे बड़ी, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है कोरोना काल का महामारी, इसने सब सारे मुद्दों को पीछे छोड़ दिया। ये मुद्दा इस समय सबसे आगे है। किसान आंदोलन की न चर्चा हो रही इस समय, न केवल हर गली, हर गांव, हर शहर में सिर्फ महामारी की चर्चा, उससे निपटने की ही बात हो रही है, और कोई नहीं सर। तो सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना महामारी है, सबसे बड़ा मुद्दा जी। मोहित अहमद साहब, आपने कहा कि बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है। कांग्रेस, आपसे मतलब कांग्रेस की ये नियति बन गई है कि अपनी हार नहीं देखते हैं आप लोग, बल्कि बीजेपी की हार का जश्न मनाते हैं। भाई देखिए, अभी 4 प्रदेश में चुनाव हुआ विश्वकर्मा जी, और क्या कहते हैं, वहाँ केरल में, आसाम में और केरल में परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस का, और भाजपा जीत गए, अलग बात है, मगर केरल में 42% वोट है केरल में, और इनका 49% भाजपा का। ये उठा के देख लीजिए। नहीं, ये बात ठीक है, आप 1% वोट से पीछे रहे असम में, ये बात बिल्कुल सही, आप सही करें, लेकिन बात तो यहाँ पर एक वोट जीत हार एक वोट से होती है ना। आप असम में हार गए, वहां पर दोबारा भाजपा की सरकार बनी, और ये ऐतिहासिक का जी, वो संख्या में बढ़ गई, इसके माने थोड़ो कि राहुल गांधी ने काम नहीं किया या वो जिता नहीं पाए, पर वहां जीता, मगर एक समीकरण ऐसा बना कि वहां कम्युनिस्ट को फिर रिपीट कर गई। मगर ये कि कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला है, परसेंटेज मिला है, वोट अच्छा मिला उसका मतलब नहीं है। और आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है। असम में जीत दर्ज किया उसने, बंगाल में 3 से बढ़कर के 77 हो गए, 74 सीटें ज्यादा पाई उन्होंने, पांडिचेरी में सरकार बना लिया, केरल में अपनी आमद दर्ज कर दी, तमिलनाडु में 4 सीटें मिल गई। कहां से कमी रहेगी भाजपा की? मैं आपको बताऊं जी, मैं आपको बताऊं, बंगाल में इनके जितने एमपी थे, जितने मेले इधर उधर के थे, और ये जो भीड़ मोदी जी की लगती थी वो बाहरी लोगों की लगती थी, वो रिजल्ट दिखा दिया कि ममता जी पहुंच गई 105 पे, 107 पे, और ये 75 भी नहीं पार कर पाए। 77 पर है अकेले वो पूरी गवर्नमेंट से। ये समझिए, सब सवाल सुनिए जी, मोहित साहब सवाल सुनिए। सवाल ये है, तमिलनाडु में सवाल सुन लीजिए, 3 से बढ़कर के 77 हो गए वेस्ट बंगाल में, इसको क्या आप कम बड़ी उपलब्धि मानते हैं? जहां पूरी गवर्नमेंट लग गई हो, तो आप अपने पूरे सांसद, पूरे विधायक क्यों नहीं लगा देते हैं? सरकार तो है, सरकार तो लगेगी। सरकार इस तरह से नहीं लगती कि जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी ने प्रचार किया। कितने और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, क्यों नहीं अटल जी प्रधानमंत्री लगा पाए? बताइए कि एक प्रदेश में उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था, आपकी पूरी सरकार यहाँ पर लगती थी, सारे मंत्री यहाँ पर आते थे, प्रधानमंत्री नहीं आता था। प्रधानमंत्री नहीं आते थे, इस तरह से नहीं आता था जिस तरह से मोदी जी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और कोविड में मरने दिया लोगों को,
और प्रचार में अपनी सत्ता को पाने के लिए लगे रहे, इससे जनता उल्टे नाराज। भाई जनता अगर नाराज है तो सब क्यों किया? वेस्ट बंगाल में 3 से बढ़कर 73 क्यों हो गए? पांडिचेरी में सरकार कैसे बन गई? पूरे चुनाव भर केरल में अहमद कैसे हो गई? तमिलनाडु में फिर कहूंगा, तमिलनाडु में 4 सीटें कैसे मिल गई? दक्षिण के द्वार खुल रहे हैं उनके, आप करें कि हार मिल रही है। पांडिचेरी में तो धन बल चला है, वहां पहले भी इन्होंने खरीद किया था और कांग्रेस सरकार गिरा दिया, फिर पुनः गिरा दिया, तो वहां तो धन बल चला है। ये जिस तरह से डेमोक्रेसी को नष्ट कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को तार तार कर रहे हैं, वो अपने आप में जग जाहिर है। डेमोक्रेसी को नष्ट कर रहे हैं, अब तो आप दुनिया को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? भारत के लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? जमीनी जानकारी दे रहा हूं। अरे भाई मोहित अहमद साहब, 3050 लोगों में से आपका जो आंकड़ा है वो है मात्र 76 उम्मीदवार आपके जीते हैं। आप बताइए कहाँ खड़े हैं आप? 3050 में हम 76 नहीं जीते हैं और जीते हैं। मैं ये सारी मीडिया की और उसके वो है, ये जो कैंडिडेट इनके साथ नहीं है उनको भी ये अपना कह के गिन रहे हैं भाजपा वाले, तो उसको क्या करिएगा? आज वो खरीद फरोख्त में लगे हैं, मौके से सारे सदस्यों को खरीद और फरोख्त करा रहे हैं, सारे मंत्री दबाव डाल रहे हैं। ये सब स्थिति है। हम उतना नहीं जीते हैं, मगर ये मीडिया में अपने वाहवाही लूट रहे हैं और संख्या ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ। जी ठीक है मोहित साहब, इन्हें आएंगे आपके पास दोबारा से। जी लोग कितना सब, चलिए मोहित साहब आएंगे दोबारा से आपके पास में। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आलोक वर्मा है, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। बहुत स्वागत है आपका। पंडित अनिल झा जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन पहले आलोक वर्मा जी के पास चलेंगे। आलोक जी, आपका संगठन लगातार किसान आंदोलन चलाता रहा, लेकिन आपके संगठन को वोट नहीं मिले। देखिए, हमारा संगठन, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, अराजनीतिक संगठन है। हम लेकिन चुनाव तो लड़े थे ना आप? कौन सा चुनाव हमारा? बता दीजिए, हमारा कौन सा? हमारा किसान यूनियन का कोई प्रत्याशी रहा ही नहीं। किसान यूनियन का कौन सा प्रत्याशी? जी देखो, हमने ये कहा था, सरकार से कहा था कि अगर आप ये 3 कृषि बिल वापस नहीं लोगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनाओगे, तो जो सारा फोकस आपने बंगाल पर कर रखा है, बंगाल में जाकर के मैंने आपके चैनल पे कहा था कि मटिया गर्म करेंगे। वहां पर ओम प्रकाश जी थे, वो बड़ा भड़क गए थे, बोले कि हम जीत के दिखाएंगे, अभिमानी भाषा बोल के आए थे। तो मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, अच्छी बात है, बंगाल में क्या दशा हुई देख लीजिए। और पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अभी जल्दी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में है दल, उसकी दूसरे नंबर की स्थिति आई है। और वहां छोड़ दीजिए, लखनऊ की स्थिति देख लीजिए। लखनऊ में क्या इस प्रकार कैसे इनके प्रधान जीते, कहाँ बीडीसी जीते, डीडीसी कैसे जीते, ये देख लीजिए कितनी दिक्कतें हैं। तो ये तो इनके लिए एक मैसेज है कि अभी तो बंगाल हारे हो, अगर किसान की बात नहीं सुनेंगे तो देखो हम शांति से बैठे, आज भी बैठे, कल भी बैठे थे। कोरोना की दूसरी इतनी भयानक लहर चल रही है, सरकार हमारे लिए क्या सुध दे रही है? सरकार एक तरफ मैसेज देती कि जान है तो जहान है। अरे मैं कह रहा हूं कि वहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं, आपने कभी सैनिटाइजेशन का काम किया क्या? आपने ये कभी सोचा कि वहां पर इतनी गैदरिंग है, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ बैठी है, वैक्सीनेशन का काम वहीं से शुरू कर दे? कुछ नहीं किया ना। तो टीवी पे बोल देने से, प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर उतरना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को इससे भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई आलोक वर्मा जी, आप कहां से बता रहे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा? कोरोना काल में, जबकि देश पूरा त्राहिमाम कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है और तमाम दवाइयों की कमी है, उसके बावजूद वेस्ट बंगाल में 3 सीटें थी, 3 से बढ़कर 77 हो गई। मैंने अभी मोहित साहब को ये बातें समझाई सारी। असम में दोबारा सरकार बन गई, पांडिचेरी में सरकार बन गई, तमिलनाडु में 4 सीटें मिल गई, केरल में भी सीटें मिल गई, और क्या चाहिए? देखो प्रदीप जी, ये इनका राजनीतिक मुद्दा है, हमें सीटें घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा कहना था कि हम तो चुनाव हरवाने गए थे ना वेस्ट बंगाल में, तो
आप पूरी कैबिनेट लग जाए, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री लग जाए, प्रधानमंत्री खुद लग जाए, उसकी 3 से 77 पे इतना हाय तौबा। अरे इनको तो वहां पे बंगाल जीत के आना चाहिए था, इनको बंगाल जीतना चाहिए था। जब इतने सारे ब्रह्मास्त्र लगा दिए, सारी वीटो पावर लगा दी, उसके बाद नहीं जीत पाए, तो इनको सोचना चाहिए कि देश का किसान और गांव की जनता इनसे नाराज है, गांव की जनता नाराज है। इसका आलोक जी आलोक जी, सवाल यह है, जिस पार्टी को नॉर्थ इंडिया की पार्टी कही जाती थी, काउ बेल्ट वाली पार्टी कही जाती थी, 7 राज्यों तक सीमित रखने वाली पार्टी कही जाती थी, उसने दक्षिण के द्वार खोल दिए, दक्षिण में जाकर के एंट्री ले ली। क्या आपको नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी सफलता है? नहीं, देखिए प्रदीप जी, एक बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो आईटी सेल है वो बड़ा मजबूत है। वो फेसबुक ट्विटर के माध्यम से बड़ा काम करते हैं, और इतने संसाधन होने के बाद इन्होंने सारे संसाधन जो है देशवासियों पर न लगाकर के अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए किया। अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार इन्होंने हम लोगों को नाम दिया था, ये तो बहुत पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, तो मैं तो कहूंगा कि आप चले गए वहां पे, अच्छी बात है, जीत के तो नहीं आए। देखो हार होती है, वो 373 की नहीं होती है, वो 3 से 0 पे आ जाओ तब भी हार है, और 3 से 100 पे आ जाओ सरकार न बनाओ पर तो भी हार है। पंचायत चुनाव में इनकी क्या दुर्दशा हुई थी ये खुद देख ले, और उत्तर प्रदेश में भी अपना हालचाल जान ले कि इनके साथ गांव का कितना आदमी, इनके साथ गांव का कितना आदमी इनके साथ में है। ये कुछ नहीं कर पाए, इनके सारे मंत्री मिनिस्टर सभी सुन लीजिए, सारे मिनिस्टर लगे रहे, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी गांव जाते रहे, लेकिन गांव में उनका इलाज होता रहा, वहां से गांव छोड़ कर भागे। तो ये देख लीजिए, अब इनको तो भागने का समय आ गया। प्रदीप जी ठीक है आलोक जी, आएंगे सभी में। पंडित जी अनिल झा जी, आपके पास में भी आऊंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र पाल सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि विपक्षी पार्टियां कह रही कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को झटका लगाए, जबकि वास्तविकता ये है कि वेस्ट बंगाल में 3 से बढ़कर 73 सीटें हो गई हैं, और पंडिचेरी में सरकार बन गई, असम में सरकार बन गई है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या ये झांकी है और अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है? कौन दिखाएगा पूरी पिक्चर? क्या भाजपा पूरी पिक्चर दिखाएगी या समाजवादी पार्टी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अनिल झा जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आपने हमारे कलीग से पूछा था आपने कि कोरोना महाकाल, दो आपने ऑप्शन दिए थे, कृषि कानून को लेके जो किसान आंदोलन धरना पे है, और उसके बाद आपका ये जो कोरोना काल जो जा रहा है। निश्चित ही ये दोनों कहीं ना कहीं इस चुनाव में नजर आया है, और इस चुनाव में ही नहीं, आप अगर राजस्थान के उपचुनाव देखेंगे, विधानसभा का जो एक सीट के लिए हुआ उस पर भी आया है, प्लस जो 25 पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हैं कि 3 से 73 पे 77 पे आ गए, वो 3 से 77 पे नहीं आए हैं, वो 125 से जो 77 पे आए हैं। जहां 125 से 200 पार अमित शाह कह रहे थे, वो 3 सीट को लेकर 200 पार नहीं कह रहे थे, वो 125 18 लोकसभा का चुनाव था। जी 18 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। सर ऐसा है अमित शाह जी बहुत बड़े जानकार और चाणक्य कहा गया उनको चुनाव के दृष्टिकोण से, ऐसे नहीं कहा गया। उन्होंने उस 18 लोकसभा को कन्वर्ट किया था 125 122 जो 23 विधानसभा है उसको, और वहां से उन्होंने गिनती शुरू करी थी 2019 को लेके, और उसको कह रहे थे 200 पार। तो जो 200 पार कह रहे थे वो आप बार बार मैं देखता हूं कि आज अगर ये सीट जीत गई होती तो कहते कि भाई हम 125 तो हमारा था ही, और कल तक कह रहे थे, चुनाव से पहले कह रहे थे 125 तो हम जीते हुए हैं। तो ये निश्चित ही भाजपा की हार जो हुई है, या जहां भी हुई है, या जहां भी असम में उन्होंने जीता है, लेकिन आप देखिए ना असम में नेता कौन था उनका, उन्होंने पंडित चिरू जीता है, नेता कौन है उनका? साहब नेता कोई भी हो, आखिर जीत तो जीत होती है ना। बिल्कुल मैं मानता हूँ प्रदीप जी, मैं मानता हूं, मैं बाकी जगहों पे नहीं जाता हूं। मैंने एक संदर्भ में कहा मैं उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी जनमानस का मुद्दा है उसको जोरों से उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, और इसका नुकसान अभी भी भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही है कि हम एक हुजूम लेके पूरे हिंदुस्तान से आ जाएंगे, सारे भारत सरकार के मंत्रिमंडल लेके आ जाएंगे, और वो प्रदेश से मुख्यमंत्री को बुला लेंगे, आरएसएस के संघ के कार्यकर्ता लगा लेंगे, और तथा कथित गोदी मीडिया जो नेशनल मीडिया है उसको लगा के हम अगर एक प्रचार प्रसार करेंगे और उसके बाद चुनाव जीत जाएंगे, तो अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता त्रस्त है, जनता समझ चुकी है कि ये लोग बहुरूपीय हैं, ये लोग धूर्त हैं, ये लोग चालाक हैं। एक चीज मैं और बोलूंगा आपसे, आपने अभी एक हमारे सज्जन कांग्रेस से पूछ रहे थे कि वो वहां पे इतना मिल गया। देखिए ऐसा है कि नॉर्थ इंडियन जो हिंदी भाषा भाषी को उन्होंने बहुत बेवकूफ बना लिया। पिछले 7 साल से मोदी जी बेवकूफ की बना रहे हैं। अब उनको लग गया है कि कहीं ना कहीं 2024 में हमें नॉर्थ इंडिया जो भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब जगहों से शायद उतना सीट मुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए अब ये ईस्ट और साउथ भाग रहे हैं, वहां लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। नया बकरा है, नया खिलाएंगे, नया भाएंगे। आपको ये नहीं लगता कि ये जो पार्टी नॉर्थ इंडिया की पार्टी कही जा रही थी, काउ बेल्ट वाली पार्टी कही जा रही थी, उसने दक्षिण का द्वार खोल दिया है? द्वारा मैं वही तो कह रहा हूँ। केरला में कहते हैं गोहत्या और आसाम में कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना, आप वरिष्ठ पत्रकार, आप सब कुछ जानते हैं, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इनको समझ में आ गया है, जब तक ये केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो डिलीवरी नहीं करेंगे, ऑक्सीजन की कमी दूर नहीं करेंगे, अभी तो थर्ड वेव आने वाला, उसकी तैयारी करे पहले वो। तो ये सब विफल हो गए। 8 महीना 9 महीना चुनाव कर रह गया, मुझे नहीं लगता है सब कुछ कर पाएंगे। जनता देख रही है, और हम लोग एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जितनी मदद कर सकते हैं विपक्ष में लग के कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है अनिल साहब। नरेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। नरेंद्र जी, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? अगर आपको आवाज सुनाई पड़ रही हो तो आप अपना म्यूट खोल लीजिए, अपनी ऑडियो खोल लीजिए। चलिए, नरेंद्र पाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी बात हो रही थी, आपने कहा कि जैसे पूरे दक्षिण भारत में पहुंच गए। ये सभी पार्टियों का मौलिक अधिकार है देश के कोने कोने में जाके चुनाव लड़े और अपने पार्टी का विस्तार करें। राजेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौलिक अधिकार नहीं, मैं ये कह रहा था कि अक्सर इस पार्टी को ब्रांडेड किया जाता था कि ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, काउ बेल्ट वाली पार्टी है, और दक्षिण का दरवाजा उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब खुल गया दरवाजा।
ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे ना? इस पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है कि केवल जो काऊ बेल्ट की पार्टी मानी जा रही थी उसने पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। ठीक है, कहीं गवर्नमेंट बनी नहीं, कहीं नहीं बनी, ये तो अलग बात है, लेकिन आज उनकी उपस्थिति लगभग भारत के लगभग 20-22 राज्यों में आराम से है। तो आराम से इसका मतलब कि एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान इनकी बनी हुई है और इनके राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को पहचान को मान्यता भी मिल रही है पूरे देश में। ये बहुत बड़ी बात। और अन्य दलों को भी इसमें सबक लेना चाहिए कि हम किसी एक दल में एक राज्य में न सीमित होकर, अगर आपको पूरे देश की सेवा करनी तो पूरे देश में फैलिए। राजीव जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूँ आपसे, ज्यादातर चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या दूसरे सारे दल ये कहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव को लीड करते हैं और अपनी पूरी कैबिनेट उतार देते हैं। कैबिनेट ही नहीं बल्कि 11 जहां पर इनकी सरकारें हैं, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर के जितने भी लोग हैं सबको उतार देते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? एक चुनाव जीतने के लिए तो जी आ रहा हूँ आपके पास जी। देखिए, कोई बुराई नहीं है और जिसके पास जो संसाधन होता है उस संसाधन का उपयोग करता है। देखिए, जिसके पास जो संसाधन उस संसाधन से उस अपने यात्रा को पूरी करता है। अब जो उनके पास यदि प्रधानमंत्री अवेलेबल है पूरे देश में जाने के लिए तो जा सकते हैं और प्रचार करें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि आप भी करिए, उस चीज को आपने भी किया है संभव, हर ऐसा कि नहीं, जिस जो भी राजनीतिक दल रहे हैं सबने अपने अपने संसाधनों का प्रयोग किया है। सत्ता में रहते हुए सबने, किसने नहीं सत्ता में रहकर अपने प्रधानमंत्री, मंत्री या उप मुख्यमंत्री को भेजा? उत्तर प्रदेश में यदि दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो मुख्यमंत्री प्रचार नहीं करते, करने जाते ही। संसाधनों का उपयोग करने में किसी को उपयोग मतलब आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि हाँ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं प्रदीप जी ये कहना चाहता हूं, जो अभी भाई साहब बोल रहे हैं मुझे थोड़ा सा उसमें आपत्ति है। देखिए, आज ये प्रधानमंत्री, क्योंकि कोई ना कोई प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले होता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता लीडर भी होता है। आप एज ए पार्टी लीडर 1-2 सभा जनसभा पहले भी करते थे, पहले भी जो प्रधानमंत्री हुए हम लोगों ने देखा है, बीपी सिंह को भी देखा है, हमने पीवी नरसिम्हा राव को देखा है, हमने मनमोहन सिंह को 10 साल देखा है, ठीक है ना, तो और अटल जी को भी देखा हुआ है और मोदी जी को भी देख रहे हैं। इससे पहले तमाम इंद्र कुमार गुजराल थे और जो भी हुए, चंद्रशेखर हुए, कितनी जनसभाएं नहीं करते थे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप कैबिनेट मंत्री, आप टैक्स पेयर का पैसा, आप भत्ता लेते हो, आप सैलरी लेते हो। सैलरी किस बात के लेते हो? आप काम करने के लिए, जनता के लिए। आप इमेजिन करिए कि अगर 2 महीने बंगाल चुनाव में मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट व्यस्त नहीं होती, टैक्स पेयर का पैसा सैलरी लेके वो अपना चुनाव प्रचार ना करते, तो ये जो आज मिसमैनेजमेंट हुआ है कोरोना को लेके, कहीं ना कहीं कोई सुधार तो हुआ होता। जब फरवरी में उनको टास्क फोर्स की जो कमेटी बनी थी, चेयरमैन ने उनको पूरा दिया था कि सेकेंड वेव आने वाला, उसमें क्या क्या करना है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, दवाएं हैं, कम से कम उसका मैनेजमेंट तो करते। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल करिए। आप पंजाब का चुनाव आने वाला, हिमाचल का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, आप बिल्कुल मोदी जी 300 सभा करें, लेकिन महान भाव आप कुछ समय के लिए त्याग पत्र दे दो, किसी को अपनी कुर्सी पे बैठा दो ताकि वहां का काम चलता रहे और आप चुनाव प्रचार करो। ये तो गलत बात है ना कि आप फुल टाइम पूरा 2 महीने लगा देते हो चुनाव प्रचार करने में और देश को जो है त्राहिमाम में घुसेड़ देते हो। आपको व्यवस्था नहीं है, तो मुझे इस बात से आपत्ति है। अनिल झा साहब, सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री का पद भी संभालने और पार्टी को भी आगे बढ़ाए, देश को भी आगे बढ़ाए, तो सर प्रधानमंत्री आपका भी सर हमें सर नेता होना चाहिए, लेकिन नेता क्या क्यों होता है? नेता होता है देश का, नेता होता है जनता का। जनता वोट देके जिताती है, जनता वोट देके बनाती है और फिर एमएलए एमपी मिलकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं। और जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, तो पार्टी का नहीं होता। पार्टी का एक मिनट बस 10 सेकंड दे दीजिए। जब वो नेता ओथ ले लेता, शपथ ले लेता मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का या कैबिनेट मंत्री का, तो वो फिर प्रदेश का, पार्टी का नहीं होता, वो फिर देश का होता है। और देश की मूल समस्या को निर्माण करना, उसका उपचार करना पहली नैतिक जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री की। बाद में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार। मुझे मना नहीं है कि आप पार्टी प्रचार मत करिए। अनिल झा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात आप अपने से भी पूछिए। आप बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए सर। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लोकसभा के चुनाव में वो भी प्रचार करने गए थे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और लोकसभा में अखिलेश यादव प्रदेश में ही प्रचार कर रहे थे।
वो लखनऊ, अगर लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, तो प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना था ना। बिल्कुल, लेकिन वो कर रहे थे। वो अगर वो दो चुनाव करते थे, 2 चुनाव कर रहे थे, नहीं कर रहे थे सर। अगर मीटिंग करते थे, सर अगर आप एक भी मीटिंग, सर आप तो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपके पास चैनल, आपने कभी नहीं दिखाया कि मोदी जी बंगाल चुनाव करके आए, मीटिंग लिया। ये मीटिंग तब शुरू हुई है, जब लोगों ने बिल्कुल आफत कर दिया, जब लोगों ने बिल्कुल विद्रोह करना शुरू किया है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिल गया जिसके ऊपर जनता ने विश्वास किया। वो विश्वासघाती प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर सकता है कि एक राज्य की कुर्सी के लिए भारतवर्ष में। एक तो पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है और उनका पद बिल्कुल गरिमामय होता है, इसलिए उनके लिए शब्दों का सही चयन करें। ये सर ये मैंने और इस देश के युवाओं ने मोदी जी से ही सीखा है कि जिम्मेदार पद पे देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे कैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उनके लिए, ये मोदी जी से सीखा हम लोगों ने, और मोदी जी अभी भी करते हैं। तो ये जैसा देश को उनको फॉलो करने वाले लोग हैं भाई, देश के इतने बड़े नेता दुनिया के हो, तो अगर वो इस तरह की भाषा अगर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए करेंगे, पूर्व राष्ट्रपति के लिए करेंगे, या पूर्व किसी ब्यूरोक्रेट्स के लिए करेंगे, तो उनको तो जैसा आप बोलोगे वैसा ही काटोगे। हम तो उनसे सीखते हैं, हमें लगता है अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करता हूँ। वो करना कल से बंद कर दे, हम लोग भी कर देंगे बंद करना। आप उनसे ये भी सीख सकते हैं कि कैसे 24 घंटे काम किया जाता है। सर माफ करिए शर्मा जी, अगर 24 घंटे काम, शर्मा जी 24 घंटे काम करके अगर देश इस तरह से घसातल में जाएगा तो उनसे कह दिए कि काम ना करे, फिर कुर्सी पे आराम करे। माफी चाहता हूं मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं मोदी से कि 24 घंटे काम करने के बाद अगर देश इस तरह से धरातल में जाएगा, इस तरह से लोगों की मृत्यु होगी, डेली 4000 5000 लोग मर रहा है, तो माफी चाहता हूं, ऐसा काम ना करे वो, तो फिर घर में बैठे आराम से। चलिए, आपका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते, लेकिन इत्तेफाक से वो जुड़ नहीं पाए हैं। मोहित नहीं जुड़ेंगे। मोहित साहब आऊंगा आपके पास। मोहित साहब, लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही हैं कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इधर भी उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो राजनीतिक जमीन है वो उर्वरा क्यों नहीं हो पा रही है? पहले तो पिछले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि उत्तर भारत की वाली पार्टी चली गई पूरे भारत में। मैं सिर्फ 1-2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि केरल में इनका एक एमएलए था का, केरल में वो भी इस बार हार गया, खत्म हो गया। मेट्रो मैन को ले गए चुनाव लड़ाने के लिए, वो भी चुनाव हार गया। तमिलनाडु में ये जो गए थे तो AIDMK के भरोसे थे, इतना ज्यादा तो जीत गए ना तमिलनाडु में सर, 87% हिंदू AIDMK के भरोसे है। ये AIDMK के भरोसे 4 सीट लिए हैं। अगर AIDMK से समझौता सिर्फ तमिलनाडु में AIDMK के भरोसे, और चाहे जिसके भरोसे गए, AIDMK के भरोसे जाए, अपने भरोसे जाए, वहां पर उनके विधायक तो चुन के आ गए, उनकी एंट्री तो हो गई ना भाई। तो जब किसी के साथ समझौता होगा तो उसके वोटर तो फिर समझौते के नीति के आगे और वसूल के आगे वोट करेंगे ही। मोहित साहब, 7 ईस्ट की बात करें, मोहित साहब ईस्ट की बात करें, जो 7 सिस्टर कहलाते हैं। नंबर 2 जी, हाँ जी, अब अपनी बात नंबर 2 मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास आंकड़ा आ गया है। आंकड़ा में ये है और UDF जो है यानी कांग्रेस जो परसेंटेज में ज्यादा है। आसाम में 0.6 का जिस तरह से ओ दीदी कर रहे थे, जो अभी भाषा के हमारे एक साथी ने कहा, इलेक्शन कमीशन इनके साथ
ममता बनर्जी ने कहा कि 3 चरण बचे हैं, लोग कर रहे हैं। आप वही बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए सर, आप इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, आप सीबी की बात करेंगे, आप ईडी की बात करेंगे, ये सब तो पहले आपके भी अंडर में रहते थे ना, और आपके इशारे पर काम करते थे। हम हमारे अंडर में रहते थे, किसी दल ने ऐसा प्रयोग नहीं किया। भाई आप ही के समय में, मोहित साहब, आप ही के समय में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, क्या आप वो बात भूल गए? कहा था सीबीआई को तोता, मैं कहीं गलती की थी, तोता कहा था, मगर यहाँ पे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप लागू करिए लॉकडाउन, और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन करिए। 4 जिले में 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया, चले गए सुप्रीम कोर्ट और वहां से ले आए स्टे, कैंसिल करा रहे। आखिर वही की बात मत कीजिए, मुझे बता दीजिए आगे आपकी क्या रणनीति है, कैसे आपकी राजनीतिक जमीन उर्वरा होगी? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि ऐसे आप समझिए कि ये जो है अपोजिशन के लोगों से ये मिल रहे हैं इस तरह से, और अपोजिशन के लोग जो आपने कहा कि 24 घंटे काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी कितने घंटे काम करते हैं? ये सरकारी काम, देश का काम, जनता के हित का काम 2 घंटा भी नहीं करते, 4 घंटा करते होंगे, 2 घंटा करते हैं। बाकी ये अमित शाह कैसे, जहां हम सत्ता में नहीं है, सत्ता हड़पे और कैसे हम खरीद फरोख्त करें, एमएलए तोड़ करके सत्ता में आवे, जैसे पांडिचेरी में आए और फिर आ गए। तो ये हर चीज, जैसे कर्नाटक में आए, अरे भैया, जैसे मध्य प्रदेश में आए, अरे भैया ये तो साफ हो चुके थे। अरे भाई ये सब काम आप ही करते रहे मोहित साहब, आप भूल गए। आपने 100 बार सरकारें गिराई और अपनी प्रेसिडेंट रूल लगाया। ठीक है, ये मत करिए, ये सब आप ही ने सिखाया है, आप ही की पार्टी ने सिखाया है सब चीजें। आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, आ रहा हूँ मोहित साहब, आपके पास आऊंगा। आलोक जी, आप तो चुनाव नहीं जीत पाए, तमाम जगह आपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके आंदोलन ने बड़ा डेंट किया भारतीय जनता पार्टी को। ये मैं फिर आपको कहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन का कोई भी प्रत्याशी पूरे देश भर में, प्रदेश भर में नहीं था। मैं बता दूं आपको, हमारे भाई मेरे पास जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उम्मीदवार खड़े किए थे, कुछ जगह जीते भी हैं। सुन लीजिए जी, हमारे प्रत्याशी नहीं थे, भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी थे वो पंचायत चुनाव में खड़े हुए थे, और मैं आप जितने भी लोग पंचायत चुनाव में खड़े हुए थे उसमें से लगभग 60% लोगों ने जीत दर्ज की। यहां तक कि हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह, वो बिजनौर से लड़े थे और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते और बम्पर वोट से जीते। आलोक वर्मा जी, मात्र 7 से आपके चुनाव जीते हैं। आपके पास आंकड़ा हो तो आप उठा करके देख लीजिए। सुनिए, टोटल हमारे अभी तक आप कह रहे थे कि आपके लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़े और जीते हैं। अरे प्रदीप जी, बात को वैसे मत डाइवर्ट मत करिए। मैंने कहा भारतीय किसान वो व्यक्तिगत रूप से खड़े हुए थे कि भारतीय किसान उनका कोई सिंबल नहीं है। अच्छा, कोई सिंबल तो कोई पार्टी नहीं देती ना आलोक जी। नहीं, वो समर्थित, ऐसा नहीं, उनके उसमें कहीं नहीं लिखा समर्थित होते हैं, कहीं समर्थित नहीं लिखा। और दूसरी बात मैं बताऊं कि हमारा काम था पंचायत में, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत न दर्ज करने देना। हमने अपना कर दिया, सरकार अपना काम करे, किसान अपना काम कर रहे हैं। हमारी बात आज भी मान ले सरकार, तो हम फिर इनको वोट देंगे, फिर इनको दोबारा दिल्ली भेजेंगे, उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर किसान की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया प्रदीप जी, तो अभी तो डेंट है, उसके बाद अभी तो चीर फाड़ का नंबर है। अच्छा, मतलब ये झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, आप ये कह रहे हैं। जो आपने भी कहा ना कि पूरी पिक्चर कौन दिखाएगा, तो पूरी पिक्चर इस देश का किसान दिखाएगा। ठीक है, नरेंद्र पाल सिंह जी, आप अपना ऑडियो खोल लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अगर आपको आवाज मिल रही हो जी, अब ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं नरेंद्र पाल सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। फिर से बंद हो गया, फिर से खोल दीजिए जी, आप अपनी बात रख सकते हैं नरेंद्र पाल सिंह जी। एक तो अभी हमारे पूर्व जो बोल रहे थे माननीय किसान यूनियन के,
किसान यूनियन ने सब जगह लड़ाए चुनाव, अपने प्रत्याशी कह रहे लड़ाए। सिंबल तो किसी पार्टी ने नहीं दिया है, इन्होंने नहीं, किसी पार्टी ने नहीं दिया है। इनका कोई आंदोलन चला और ये खुद जानते होंगे वो आंदोलन कैसे चलाया गया है, कैसे देश को बर्बाद करने के लिए आंदोलन चलाया गया है और किसके माध्यम से, किसके द्वारा, किसके प्रपोजल में चलाया गया है। ये खैर जो आंदोलन किया है कौन है उसके पीछे, ये पूरा जान चुका है, उनके पीछे कौन है, पूरा देश जान गया है, अच्छी तरह जान गया है, इन शब्दों को पूरी तरह से जान गया है आंदोलन किसके माध्यम से चला रहा है, कौन पीछे से आपको चला रहा है। न मुख्यमंत्री बनना, सांसद बनना, न प्रधानमंत्री बनना, ये राजनीति आपको करनी है। आप देखो, आपकी हम मटिया बराबर गर्म कर रहे हैं, आपको जीतने। अभी बंगाल की बात हुई थी, बंगाल की बात हुई थी, अभी बंगाल चुनाव बात हुई थी। वर्मा जी, नरेंद्र पाल सिंह जी को सुन लीजिए भाई। आलोक जी, आप अपनी बात रख चुके हैं जी। नरेंद्र पाल सिंह जी, अपनी बात रख लीजिए। अभी बंगाल की बात हुई जी, बंगाल की अभी बात हुई थी। बंगाल में हम 3 से 80 के लगभग पहुंच गए हैं, तो ये हम अपनी हार मानेंगे कि आपकी जीत मानेंगे? हम तो अपनी जीत मान रहे हैं कि हम जहाँ 3 थे हम वहाँ 80 के आसपास पहुंच गए हैं, तो ये हमारी जीत। और फिर सपा के अभी कह रहे थे सज्जन कि हमारा बहुत फायदा हुआ, ये बात सही, उनका फायदा हुआ है। लेकिन विपक्ष के नेता, जो नेता विपक्ष है चौधरी राम गोविंद जी, उनका बेटा हारा है। तो ये चुनाव है, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता जिला पंचायत अध्यक्ष के अध्यक्ष किसका बनेगा। अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद ये परिणाम पूरे से सामने आएंगे, तब समझ आएगा कि सपा आगे है कि भाजपा आगे है कि भाजपा आगे है। नरेंद्र पाल सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आप सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपका अपना गढ़, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की, जो विश्व नगरी बन चुकी है इस समय, और मथुरा, काशी, बनारस, यहाँ पर आप चुनाव हारे हैं। ये क्या मुख्यमंत्री का क्षेत्र गोरखपुर जी, पंचायत चुनाव है के चुनाव से लेके और जिला पंचायत अध्यक्ष वार्ड के एक साथ चुनाव थे। और अधिकांश ये हुआ है कि जो वोटर है भाजपा का, खास तौर से वोटर जिसको हम कहते हैं कि वो आराम ऐसा है, तो वो वोट डालने, वोट परसेंटेज ज्यादा कम हो गया है। वोट डालना नहीं, कोरोना की वजह से, कोरोना का भी असर हुआ है इस चुनाव में। लेकिन कहीं हम अभी हम ये नहीं मान रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना अभी 1 महीने में खत्म हो जाएगा, तो आप सब मेकअप कर लेंगे इसको? जी बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र पाल सिंह जी सपना देख रहे हैं, वो है कि दिन में तारे देखने की बात करते हैं। ये नरेंद्र पाल सिंह जी, कहाँ पर आप चूक कहाँ गए? चूक कहाँ से हुई? जो सिटी थे जहां पर आपका गढ़ है, अयोध्या, फैजाबाद, बनारस, मथुरा, गोरखपुर, यहाँ पर चूक कहाँ से हुई सर? नहीं बताएंगे, पता नहीं है इनको कहाँ चूक हुई। नहीं बता रहे जी। नरेंद्र पाल सिंह जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नरेंद्र जी चूक नहीं हुई भाई साहब, इसमें चूक कहीं नहीं हुई। बताया ना, कहीं नहीं बताएंगे। चूक नहीं हुई कहीं। आ रहा हूँ अनिल जी आपके। प्रदीप जी मैं बताता हूँ कहाँ। नरेश जी, अनिल झा बताना चाहते हैं कि आपसे चूक कहाँ? जी अनिल जी बताएंगे। मैं बताता हूँ कहाँ चूक हो गई इनसे। जिस प्रदेश की जनता ने इन पे विश्वास करके 325 सीटें दी, उसके बाद इन्होंने 300 इस उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ जनता के लिए क्या किया, ये अगर ये मनन करें तो इनको पता चलेगा कि कहाँ चूक करी। आज पूरे प्रदेश में कहीं, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, क्या दुर्दशा है ये किससे छुपा नहीं है। सड़कें ले लीजिए, पुल पुलिया ले लीजिए, खाली उद्घाटन का उद्घाटन इन्होंने किया। अभी लेटेस्ट लीजिए आप, अभी इन्होंने 500 बेड का डीआरडीओ के थ्रू हॉस्पिटल का माननीय आदरणीय योगी जी ने उद्घाटन किया था। वो अवध शिल्पग्राम अखिलेश जी के द्वारा 2016 में बनाया हुआ है। इससे पहले आप कैंसर तो ये मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने 4 साल में कोई काम नहीं किया और जनता को कुछ मिला नहीं, सिवाय जो जनता को, जो जनता चाहती थी। साहब समय समाप्त हो गया हमारे पास जी। नरेंद्र जी अगर आ जाए
प्रदीप जी 75% सीट ये हार चुके हैं और करीब करीब यही मनोदशा आने वाले समय में अगर इन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया, प्रदेश की जनता को डिलीवरी नहीं करी, तो इसको हम लोग उठाते रहेंगे और यही कमोबेश आपको विधानसभा चुनाव 2022 में देखने को मिलेगा। ठीक है साहब। हाँ नरेंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। नरेंद्र जी क्या करेंगे अब आप, आगे की रणनीति क्या होगी? लोगों को धमकाएंगे, संपत्ति जब्त करेंगे, जेल भेजेंगे, एनएसए लगाएंगे, यही सब करेंगे। आपकी बात हो गई प्लीज जी नरेंद्र जी। जी हम पूरी तरह से जैसा चला रहे हैं वैसे ही चलेगा और फिर सत्ता में हम आएंगे। जी ठीक है। राजेश जी क्या कहेंगे आप, आपका फाइनल कमेंट? देखिए अभी आपने कहा कि अभी जो चुनाव की बात हुई कि अभी ये तो झांकी है, आगे पिक्चर बाकी है। तो वास्तव में अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि अभी चेयरमैन का चुनाव होना है और अभी आपने खुद ही देखा डेटा पूरा निर्दलियों की पूरी भरमार है। तो निर्दलीय जिधर जाएंगे उधर होगा और दलीय निष्ठा भी कोई है नहीं इसमें सर। तो दलीय निष्ठा न होने कारण तो इसमें चेयरमैन कौन बन जाएगा? हम बात संकेत की कर रहे हैं कि ये चुनाव परिणाम क्या संकेत देते हैं, ये झांकी की किस बात की? मैं उत्तर बात संकेत सत्ताधारी दल के लिए भी है कि वो अपने नीतियों और लोगों से जुड़ाव बनाए और इस जो इस समय कोरोना काल है इसमें खास करके सभी पार्टी चाहे सत्ताधार हो चाहे विपक्ष हो सभी को चाहिए ये लोगों से जुड़े और आपका फाइनल कमेंट। मैं ये कह रहा हूँ 20 सेकंड कि अभी इन्होंने कहा कि चेयरमैन कौन जीतेगा, तो ये तो खरीद फरोख्त कर ही रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कभी न्यायालय ने ये कहा कि हम आपके खिलाफ कदम चलावेंगे, आप जो है आप अपना सर बालू में शुतुरमुर्ग की तरह गड़ा लीजिए। मैं नहीं गड़ाऊंगा, मैं मरते हुए लोगों को नहीं देखूंगा। ये न्यायालय कमेंट कर रहा, इन्हें शर्म से डूब के मर जाना। मोहित साहब समय समाप्त आपका। आलोक वर्मा जी आपका फाइनल कमेंट। मैं एक बार बता दूं, 500 बेड का इन्होंने उद्घाटन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ एक दूसरे मरीज को दूसरे अस्पताल से ला करके उसकी फोटो खिंचवा के कहा कि एक मरीज है। ठीक है सर, आलोक जी काम ही नहीं शुरू है, न डॉक्टर है। ठीक है सर, बात हो गई आलोक जी। और न कोई सामान ऐसा है जो आज था भी ये दवाई की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये मेरा कमेंट। इस पिक्चर को देश का बात हो गई जी, इस पिक्चर को देश का किसान दिखाएगा और किसान की बात अगर आपने नहीं मानी तो किसान ही आपको सत्ता से नीचे लाएगा। ठीक है नरेंद्र पाल सिंह जी आपने अपनी आवाज बंद कर ली है, आवाज खोल दीजिए और अगर आप आवाज खोल सकें तो आपका फाइनल कमेंट। जब शब्द नहीं तो आवाज भी बंद रहेगा। इनको तो मार्गदर्शक मंडल में होना चाहिए भाई जी। लगता है नरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी नहीं जाएगी। राजेश जी, अनिल झा साहब आपका फाइनल कमेंट। क्या लगता है कि ये बढ़त कैसे बरकरार रख पाएंगे? बिल्कुल सर, हमने पहले ही आपसे कहा कि हम हमारे कार्यकर्ता से अपील करते हैं, हम लोग कहीं अति उत्साहित नहीं है। कोरोना काल है, उसको बचाव करते हुए जनता को जो भी हम लोग विपक्ष के नाते जो भी मदद सहूलियत पहुंचा सकते हैं उसको करते हुए और इस उत्साह को और इस जोश को बनाए रखेंगे और आने वाले 2022 में सरकार के खिलाफ जितनी भी जनता के खिलाफ इन्होंने योजनाएं लाए हैं, जो कुछ नहीं किया उसको पुरजोर उठाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और अपना विजन 2022 में देंगे कि 2022 में अगर अखिलेश यादव को चुनता है इस प्रदेश की जनता तो हम क्या करके देंगे 5 साल में, जनता के बीच में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता, प्रदेश की जनता समझदार है और हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश जी को दोबारा सत्ता हासिल होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से इस प्रदेश में विकास होगा। ठीक है, बहुत जो विकास की रफ्तार एक रुक गई है और रफ्तार चालू हो गई। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेंद्र जी माफ करिएगा, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही थी। आलोक जी आपका भी शुक्रिया, मोहित साहब आपका भी शुक्रिया, अनिल झा साहब और राजेश कुशवाहा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम लगातार चर्चा इसी बात पर कर रहे थे कि ये पंचायत चुनाव तो झांकी है, पूरी पिक्चर आना बाकी है, लेकिन पिक्चर का दी एंड कैसे होगा? क्या ये तस्वीर बदलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको पलट पाएगी और सुखमय एंड करेगी, फिर से सरकार बनाएगी, या समाजवादी पार्टी इस बढ़त को बरकरार रखेगी और एंड इसी तरह से होगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।